प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर की हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि जलियांवाला बाग नाम की जगह पे अंग्रेजों ने गोलियां चला के कई सौ इंडियंस को मार डाला था। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये उसी को डिपिक्ट करती है, उसी इंसिडेंट को डिपिक्ट करती है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि ये इंसिडेंट आखिर क्यों हुआ था, आखिर क्यों अंग्रेजों ने गोलियां चला के 500 से भी ज्यादा इंडियंस को मार डाला था, और ये रोलेट सत्याग्रह क्या था। तो आइए डिटेल में इन चीजों को समझते हैं। तो हमको थोड़ी बैकग्राउंड पहले पता होनी चाहिए। तो 1914 से लेके 1919 तक पूरी दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1 की प्रॉब्लम झेली। पूरी दुनिया में लार्ज स्केल में लड़ाइयां हो रही थी। तो इंडिया में तो उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था। तो इंडिया में उस दौरान रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, क्योंकि इंडियंस को लगता था कि ये आजादी पाने का अच्छा मौका है, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो वर्ल्ड वॉर लड़ने में बिजी है। तो इंडिया में उस दौरान ऐसा देखा गया कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, मिलिटेंट एक्टिविटी, किसी ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार देना, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, तो ये सारे देशभक्त लोग ही थे। उनका मकसद था कि कुछ भी करो, इतना डरा दो ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिश गोली बंदूक से ही डर के भाग जाएं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन लोगों ने इंडियंस को चुप कराने के लिए, उनको शांत कराने के लिए प्रॉमिस किया था कि हम कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे। इन रिफॉर्म्स के जरिए वो इंडियंस को बोलते थे कि तुम लोग जो है एजिटेशन मत करो, रिवोल्ट मत करो, हम आपको आपकी सरकार में हिस्सा देंगे। यानी वो कहते थे इंडियंस से कि हम कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे ताकि सरकार चलाने में आपकी भी हिस्सेदारी हो सके। तो इन्हीं रिफॉर्म्स का वादा कर रखा था उन लोगों ने, और ये रिफॉर्म्स मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहलाए। तो इंडिया में माहौल यही था कि कुछ ही दिनों में ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ही जो अंग्रेज हैं, उन्होंने 2 बिल अपनी पार्लियामेंट में, मतलब इंडिया की जो पार्लियामेंट पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में थी, तो उस वक्त पार्लियामेंट को क्या बुलाया जाता था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज हम लोकसभा बुलाते हैं, राज्यसभा बुलाते हैं, तो उस वक्त जो पार्लियामेंट था उसको क्या कहा जाता था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसी पार्लियामेंट में अंग्रेजों ने 2 बिल्स लाए। इन बिल को लाने के पीछे मकसद क्या था? मकसद यही था कि इंडिया के लोगों ने जो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, जैसे भगत सिंह वगैरह थे। देखो, 2 तरह के लोगों ने आजादी दिलाने में बहुत योगदान दिया है। एक तो जो गांधीवादी थे, जो कि अहिंसा में मतलब यकीन रखते थे कि बिना गोली बंदूक चलाए आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। दूसरे फ्रैक्शन में थे रिवॉल्यूशनरीज, जिनको लगता था कि बिना बंदूक से गोली चलाए आजादी नहीं मिलेगी। तो दूसरे ग्रुप के लोगों को, जो लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करते थे, उनको कंट्रोल में रखने के लिए कुछ नए कानून लाने की जरूरत थी। तो इसीलिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के पहले 2 कानून लाए अंग्रेजों ने। ठीक, उनमें से एक कानून तो ड्रॉप हो गया, वो कानून पास नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट का मकसद था कि कुछ ऐसे कड़े कानून ले आओ जिससे कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सके, किसी को भी जेल में डाला जा सके। तो 2 कानून ये ला रहे थे। एक कानून तो पास नहीं हो पाया, दूसरा कानून मार्च 1919 में पास हो गया, और इस दूसरे कानून के पास होते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ये जो कानून पास किया था अंग्रेजों ने अभी अभी, इसका नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। लेकिन इस एक्ट को बनाने वाले थे ब्रिटिश जज सर सिडनी रोलेट। इसीलिए इस एक्ट को इतने लंबे चौड़े नाम से ना कह के रोलेट एक्ट के नाम से बुलाया गया। अब इस एक्ट के पास होते ही पूरे इंडिया में भूचाल आ गया। तो दिक्कत क्या हो गई कि इस एक्ट में, देखो, इस एक्ट के पीछे मकसद ही यही था कि जो लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते हैं, छुप छुप के अंग्रेजों पे हमला करते हैं, उनको पकड़ के उनको बर्बाद कर दो, उनको जेल में डाल दो, फांसी दे दो। तो इसीलिए ये रॉलेट एक्ट आया था।
तो इस रॉलेट एक्ट में यही लंबे चौड़े प्रोविजंस बने हुए थे कि इस तरह के लोगों को कैसे बिना किसी जज से पूछे, बिना कहीं से परमिशन लिए पुलिस इस तरह के लोगों को अरेस्ट कर सकती थी। तो ये जो रॉलेट एक्ट है, कहा गया कि हम ये एक्ट इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो सिडिशियस एक्टिविटी होती है, जो देशद्रोह की गतिविधियां होती है, उसको कम किया जा सके। उस टाइम जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था उसको देशद्रोही बोला जाता था। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल किसी को पसंद नहीं आ रहा था, इंडिया में किसी को पसंद नहीं आ रहा था। इस बिल में क्या लिखा हुआ था? रॉलेट एक्ट में लिखा हुआ था कि पुलिस जब चाहे किसी के घर घुस सकती है। आज अगर पुलिस आपके घर आएगी तो पुलिस को वारंट लेके आना होता है, वो वारंट जज इशू करता है। तो पुलिस ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ सकती है। पुलिस को पहले जाके अपनी कहानी जज को बतानी होती है, फिर जज को अगर बात समझ में आती है तो जज वारंट देते हैं कि हाँ भाई तुम जाओ और उसको पकड़ लो। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया कि कुछ कड़े कानून, कुछ इतनी ताकत दे दो पुलिस को कि पुलिस को किसी वारंट की जरूरत ना पड़े। पुलिस जब चाहे किसी के भी घर में घुस सकती है, जब चाहे किसी को अरेस्ट कर सकती है और जितने दिनों तक चाहे जेल में रख सकती है। तो जब अगर पुलिस आज किसी को पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को वापस जज के पास जाना पड़ता है। वो जज को बताती है पुलिस जाके कि आपने जो वारंट इशू किया था तो उस वारंट के बिहाफ पे हमने इसको पकड़ लिया है और अब इसका फैसला आप करो। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या कहा कि जिसको मर्जी पकड़ो, कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, जितने दिन जेल में रखना है रखो, कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है। यानी पुलिस को ही ताकत दे दी गई कि जो आपको पसंद ना हो, जिस पे आपको शक हो, उसको पकड़ के जेल में डाल दो, जब तक रखना है रखो। तो इसीलिए ये चीज इंडियंस को पसंद नहीं आई। तो जो उस वक्त की पार्लियामेंट थी, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे कुछ इंडियंस भी तो थे जो इंडियंस चुन के वहां पहुंचे थे। तो उनमें से कुछ प्रोमिनेंट इंडियंस थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सब उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। भले ही उस वक्त उसको पार्लियामेंट नहीं कहा जाता था, लेकिन आज के टर्म्स में सोचोगे तो ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक, इन लोगों ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि रॉलेट एक्ट पास हो गया था ना। इन लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, रॉलेट एक्ट पास हो ही गया। तो रॉलेट एक्ट, देखो बिल और एक्ट में फर्क समझो बच्चों। जब आप सिविक्स या पॉलिटी पढ़ोगे तो वहां ये चीज डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। जब किसी चीज पे डिस्कशन हो रहा होता है, कोई कानून बनने के प्रोसेस में होता है, तो उसको बिल बोलते हैं। जब बिल पास हो जाता है, यानी कि सबने उसको अप्रूव कर दिया, तो बिल एक्ट में बदल जाता है। तो एक्ट में बदल जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो रॉलेट अब एक्ट बन गया था, पास हो गया था। तो रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में। इस एक्ट को बनाने वाले कौन थे बच्चों? तो सर सिडनी रॉलेट, और इनको सिडिशन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया था। सिडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। तो देशद्रोहियों से निपटने के लिए, देशद्रोही उन लोगों को कहा जाता था जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। तो अब ये रॉलेट एक्ट तो पास हो गया, लोगों ने रिजाइन करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये रॉलेट एक्ट के पहले इंडिया में एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था। ये एक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम लागू किया गया था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ये एक्ट भी खत्म हो गया ना, इसलिए भी एक नया एक्ट चाहिए था। तो इस एक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जिसको मर्जी अरेस्ट कर सकते थे पुलिस वाले, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी ही क्यों ना कर रहा हो, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ना भी कर रहा हो, और उसको जेल में डाल सकते थे बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल होता है जब कोर्ट में आपका केस चलता है, कोर्ट में आपको ले जाया जाता है, पुलिस बताती है जज को कि हमने इसको क्यों अरेस्ट किया है। तो यहां तो कह दिया गया कि आप अरेस्ट करके 2 साल तक इसको जेल में रख सकते हो, आपको कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई बेकसूर भी है तो उसको पुलिस पकड़ के 2 साल तक जेल में रखेगी, भले ही 2 साल के बाद वो केस जीत जाए। तो ये तो गलत था ना।
इसीलिए इसका विरोध शुरू हो गया था। तो इसको कहा गया कि नो अरे, मतलब इस एक्ट को कहा, तो इसको कहा गया कि अरेस्ट विदाउट वारंट, और हल्का सा शक होने पे भी आप पे देशद्रोह का केस लगा के आपको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी एक्ट की मदद से देशद्रोह के केस लगाए जाने स्टार्ट हो गए न्यूज़पेपर पे। तो न्यूज़पेपर, अगर कोई न्यूज़पेपर कुछ भी ऐसी बात लिख देता था जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होती थी, तो तुरंत उसके एडिटर को, उसके जर्नलिस्ट वगैरह पे ये एक्ट लगा के 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता था। कुछ लोगों को देश के बाहर भी भेज दिया जाता था, तो उसको बोलते थे डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन यानी कि इंडिया से निकाल के या तो आपको अंडमान निकोबार की जेल में भेज देंगे या फिर आपको वहां से हटा के बर्मा की जेल में भेज देंगे। तो यही सब काम हो रहा था रॉलेट एक्ट के माध्यम से। तो रॉलेट एक्ट पूरे इंडिया में से किसी को पसंद नहीं आ रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में महात्मा गांधी इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं रॉलेट एक्ट का विरोध करूंगा, एक मूवमेंट चालू करूंगा। तो इसके पहले की वीडियो में बच्चों हमने देखा कि महात्मा गांधी ने 3 बड़े बड़े रिवोल्ट्स कह लो या आप कैंपेन कह लो चलाए थे। एक चंपारण से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग वाला स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया था, फिर अहमदाबाद। अब 1919 में गांधी जी चौथे सत्याग्रह की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या है यह जिम्मेदारी? कि मैं इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट करूंगा कि अंग्रेज मजबूर होके इस एक्ट को हटा लेंगे, वापस ले लेंगे। 3 बार तो जीत चुके थे ना महात्मा गांधी, 3 बार उन्होंने सत्याग्रह किया है अभी तक, और तीनों बार वो जीते हैं। ये उनका चौथा सत्याग्रह है। किस चीज के खिलाफ है बच्चों? तो रॉलेट एक्ट को हटवाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने पूरे देशवासियों से अपील की कि मैं 6 अप्रैल से हड़ताल करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, ताकि ब्रिटिशर्स पे दबाव पड़े। तो ये बात इन्होंने अनाउंस कर दी। तो 6 अप्रैल को होनी थी हड़ताल, लेकिन उसके पहले ही, क्योंकि अनाउंसमेंट की जा चुकी थी, तो उसके पहले ही पूरे देश में दंगे स्टार्ट हो गए। दंगों का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। दंगों का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश की जो बिल्डिंग्स, ऑफिसेज हुआ करती थी, उन पे हमला होना शुरू हो गया। लोग जो है इतने गुस्से में थे कि जहां भी ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखते थे उन पे हमला कर देते थे। तो ये जो वायलेंस स्टार्ट हो गया, इसका असर कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों पे देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पे हुआ तो पंजाब में हुआ बच्चों, पंजाब में। तो पंजाब में असर होने की वजह भी है, जो हमने देखा था पिछली वीडियो में, कि गदर पार्टी नाम की एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी जो पंजाब में बहुत एक्टिव थी। तो इस गदर पार्टी का यही मानना था कि जब तक हम फोर्स यूज नहीं करेंगे, जब तक गोली बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज भागने वाले नहीं हैं। तो पूरे देश में विरोध हो रहे थे, लेकिन पंजाब में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जो अंग्रेज के बीबी बच्चे थे, जब वो मार्केट से निकलते थे तो भीड़ उन पे भी हमला कर देती थी। तो वाकई में पंजाब में जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी चिंता बहुत बढ़ गई थी। तो ऐसा माना गया कि पूरे के पूरे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में लोगों ने सारे काम धंधे छोड़ दिए, स्कूल्स वगैरह बंद रखे, अपनी दुकानें वगैरह बंद रखी। उनका बस एक ही काम रह गया था कि गांधी जी ने कहा है हड़ताल करो, अंग्रेजों को मजबूर करो, तो हम वही करेंगे। पूरे देश में माहौल बन गया था और अंग्रेजों की जो है परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। तो इसी परेशानी का नतीजा निकला जलियांवाला बाग मैसेकर, जो नरसंहार होता है, इतने लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है। तो पंजाब में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहे थे अंग्रेज, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो 9 अप्रैल 1919 का दिन था वो। एक दिन पहले कांग्रेस के 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू, ये नाम बच्चों आपको याद रखना है। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों कांग्रेस के बड़े नेता थे।
और ये दोनों महात्मा गांधी के कहने के मुताबिक पूरे पंजाब में घूम घूम के माहौल बना रहे थे, भाषण दे रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे कि आप रॉलेट सत्याग्रह से जुड़ो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके किसी अननोन लोकेशन पे ले जाके रख दिया। कहां रख दिया, पब्लिक को पता ही नहीं चला। तो पब्लिक को लगने लगा कि हमारे नेताओं को कहीं मार तो नहीं दिया, कुछ बता नहीं रहे कहां ले जाके रखा है, जबकि इन दोनों ने कुछ ऐसा नहीं किया था कि इनको अरेस्ट किया जा सके। तो पब्लिक, खास करके पंजाब की पब्लिक में गुस्सा और भड़क गया। तो पब्लिक ने क्या सोचा कि हमें इन दोनों लीडर्स की जो अरेस्ट हो गई है उसका विरोध करना चाहिए। तो इसके लिए पूरे पंजाब में और रैली वगैरह और डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह बढ़ गए। तो पंजाब का माहौल और खराब हो गया। तो 9 अप्रैल को इनको अरेस्ट किया गया था। तो 10 अप्रैल को जो है पूरा का पूरा पंजाब रोड पे उतर गया। रोड पे उतर के वो विरोध करने लगा कि हमारे नेता को रिलीज करो। तो इनमें से जो है कुछ जगह पे प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के बीवी बच्चों तक पे अटैक होने लगा। तो ऐसा हुआ कि एक अमृतसर की ही घटना मैं आपको बता रहा हूं। तो अमृतसर में एक ब्रिटिश नन थी औरत, वो जब मार्केट में जा रही थी तो भीड़ ने उस पर हमला किया। तो बदले में क्या हुआ कि जनरल डायर, ये नाम आप याद रखो, ये आज इंडिया के बच्चे इसको विलन मानते हैं और ये विलन है भी। तो ये जनरल डायर अमृतसर का इंचार्ज था। अमृतसर में आर्मी इसलिए रखी गई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जो है अभी अभी खत्म हुआ था और पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहीं पे हो रही थी तो अमृतसर में ही हो रही थी। तो अमृतसर में अंग्रेजों ने प्रॉपर आर्मी बुला के रखी थी। ब्रिगेडियर जनरल डायर उस आर्मी की यूनिट का इंचार्ज था। तो जनरल डायर ने क्या किया, इसने पूरे पंजाब में मार्शियल लॉ लगा दिया। सॉरी, पूरे अमृतसर में मार्शियल लॉ लगा दिया क्योंकि उस औरत पे हमला भी हुआ था। और इसको लगा कि अगर हम मार्शियल लॉ लगाएंगे तो मार्शियल लॉ का मतलब क्या होता है कि आप अपने घर से नहीं निकलोगे, आप अपने घरों में रहोगे। अगर आपको निकलना भी है तो आप परमिशन लोगे, पास वगैरह लोगे। तो इसको लगा कि मार्शियल लॉ लगा देते हैं, जब लोग घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो मामला अपने आप कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा। तो जनरल डायर के बारे में आप समझ लो कि बहुत बड़ी आर्मी यूनिट को हेड कर रहा था ये, और अमृतसर शहर की जिम्मेदारी इसी को दी गई थी कि अमृतसर में कुछ भी दंगा वंगा नहीं होना चाहिए। तो 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल 1919। ये डेट आपको याद रखना है बच्चों। इसी दिन जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, इसी दिन गोलियां चला के कई सैकड़ों इंडियंस को मार दिया गया। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन जो है वो उस दिन बैसाखी भी थी। तो बैसाखी क्या है, बहुत बड़ा फेस्टिवल था पंजाब का। तो पंजाब में इसको बहुत बड़े स्केल पे मनाया जाता है। तो जलियांवाला बाग नाम का एक गार्डन था, अमृतसर में एक गार्डन था। तो आज भी बच्चों अगर आपके शहर में कोई फेस्टिवल होता है तो आप देखते हो ना, मेला वगैरह लगता है, किसी ग्राउंड में आपके शहर में मेला वगैरह लगता होगा। तो वैसे ही बैसाखी का दिन था और अमृतसर का गार्डन था ये जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था। तो लोग वहां पे पूरे पंजाब से दूर दूर से आए थे। अमृतसर एक बहुत अच्छा टाउन है पंजाब का, तो हर जगह के लोग वहां आए हुए थे। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि कुछ दिनों पहले ही जनरल डायर ने मार्शियल लॉ लगा दिया था। तो मार्शियल लॉ का मतलब था कि लोग भीड़ नहीं लगा सकते, एक जगह इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग अमृतसर आए थे उनको तो इसकी जानकारी नहीं थी ना, खुद अमृतसर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि अंग्रेजों ने मार्शियल लॉ लगा रखा है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसा माना जाता है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग इस गार्डन में जुट गए थे। इसकी 2 वजह थी। एक वजह तो थी कि बैसाखी मनाने के लिए वो आए थे। दूसरी वजह यह थी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसी गार्डन में, इसी जो जलियांवाला गार्डन है, इसमें एक छोटी सी मीटिंग रखी थी। तो उस मीटिंग का मकसद वही था कि हमारे नेताओं को जो तुमने अरेस्ट कर लिया है, सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को, उनको जेल से छोड़ो। तो इसीलिए छोटी सी मीटिंग हो रही थी।
तो इसमें जो लोग आए थे सब के सब मीटिंग अटेंड करने तो आए नहीं थे, कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने, वो तो अपनी बैसाखी मनाने के लिए आए थे। लेकिन जनरल डायर को ऐसा लगा कि ये सारे लोग कांग्रेस सपोर्टर हैं और ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और यहां पे कुछ धरना प्रदर्शन करने आए हैं, जबकि मैंने तो मार्शियल लॉ लगा रखा है। तो जनरल डायर अपने लोगों को लेके वहां पहुंच गया, बिना बिना कुछ भी कह लो कि थ्रेटनिंग दिए हुए या उनसे अपील किए हुए कि आप यहां से चले जाओ, एक भी वार्निंग इसने दी नहीं। और इसने अपने सैनिकों को कहा कि फायर ओपन करो, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली चलाओ, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो इसके लोग क्राउड पे गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1000 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगती हैं, उनमें से कई लोग मारे गए। जो ऑफिशियल आंकड़ा अंग्रेजों ने दिया वो ऑफिशियल आंकड़ा 350 के आसपास था। तो अंग्रेजों का कहना था कि 350 लोग मारे गए, जबकि रियलिटी में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, अंग्रेजों का एक जनरल हजारों इंडियंस को मार देता है। तो इससे बहुत जो है पूरे दुनिया में जो है खबर बन गई। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक इंक्वायरी कमीशन सेट कर दिया, हंटर कमीशन। तो अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों को तो अपनी इज्जत बचानी थी ना, तो अंग्रेज गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर से पल्ला झाड़ लिया। उन लोगों ने कहा कि जनरल डायर ने जो किया गलत किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक हिस्सा यह भी मानता था कि जनरल डायर ने जो किया वो अच्छा ही किया, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था, लोगों को कंट्रोल किया नहीं जा सकता था, लोगों को सबक सिखाने के लिए जरूरी था। तो जो भी हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया, उसका नाम हंटर कमीशन रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके जो इंचार्ज थे, जो इनका लीडर था, जो कमीशन का प्रेसिडेंट था, वो हंटर, मिस्टर हंटर। तो इसलिए कमीशन का नाम रखा गया हंटर कमीशन। तो इस कमीशन को डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी का नाम दिया गया ऑफिशियली। डिसऑर्डर का मतलब पंजाब में जो डिसऑर्डर फैल गया था, लोग सड़कों पे आते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो एक तरह से हंटर कमीशन को यही काम दिया गया कि आप उन सर्कमस्टांसेस का पता लगाओ, आप उन परिस्थितियों का पता लगाओ कि जिसकी वजह से जनरल डायर को गोली चलानी पड़ी। तो एक तरह से जनरल डायर को बचाने के लिए यह कमीशन बनाया गया था। तो इस कमीशन को हंटर कमीशन क्यों कहते थे? क्योंकि इसके चेयरमैन, बच्चों आप याद रखना, चेयरमैन का नाम था लॉर्ड विलियम हंटर। अब इस कमेटी में कुछ इंडियंस को भी शामिल किया गया, लेकिन वो सारे इंडियंस जो है अंग्रेजों से मिले हुए ही थे। तो इस कमेटी ने फाइनली मार्च 1920 में, लगभग 1 साल के बाद, अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में जनरल डायर के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। सब ने मान लिया कि जनरल डायर ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन जनरल डायर को कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकी। क्यों नहीं दी जा सकी? क्योंकि उसने जब गोली चलाई थी तो वो जनरल था। तो जनरल को कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो आर्मी आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपने अगर गोली भी चलाई है तो आपने आर्मी के ऑर्डर्स फॉलो किए, आपने कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाली है। इसलिए जनरल डायर को कभी कोई सजा नहीं मिल सकी, ना ही उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, क्योंकि जो कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे ब्रिटेन में जो इसकी सपोर्ट में आके खड़े हो गए थे, जनरल डायर की सपोर्ट में। तो इस तरह जनरल डायर साफ साफ बच के निकल गया। तो अब इंडिया के लोगों को तो दिल पे चोट लग गई कि हमारे लोगों को गोली से भून दिया गया और जनरल डायर को कुछ हुआ भी नहीं। तो इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड क्या होता है? तो सर की उपाधि देते थे अंग्रेज। अगर किसी को इज्जत देनी होती है, किसी को सम्मान देना होता है, तो आज हम भारत रत्न देते हैं, पद्म भूषण देते हैं। तो उस वक्त अंग्रेज क्या करते थे? नाइटहुड प्रदान करते थे। तो नाइटहुड प्रदान करने का मतलब होता था कि आप अपने नाम में सर जोड़ सकते हो, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इज्जत दी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी भी इस बात से बहुत दुखी हुए कि कुछ किया नहीं अंग्रेजों ने,
हंटर कमीशन बनाया, जनरल डायर तो साफ साफ बच के निकल गया। तो इस चीज से गांधी जी इतने दुखी हुए और उनको लगा कि अब इस मामले को या इस रॉलेट सत्याग्रह को आगे खींचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर अभी अंग्रेज गोली चला सकते हैं तो बाद में भी चलाएंगे, यानी कोई भी मारा जा सकता है, अंग्रेजों को अब समझाना मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया कि कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो बच्चों याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सत्याग्रह गांधी जी का अनसक्सेसफुल रहा। गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए वो सब सक्सेसफुल रहे। जितनी भी मूवमेंट्स चलाई, जैसे नॉन कोऑपरेशन हम आगे पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस हम आगे पढ़ेंगे, वो सब सक्सेसफुल रहे। इकलौता रॉलेट सत्याग्रह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या फैसला किया, उसको तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं हुआ, तो इन लोगों ने अपनी एक कमेटी बनाई कि हम जाके इंक्वायरी करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कमेटी के मेंबर्स थे मोतीलाल नेहरू। तो ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर, CR दास और महात्मा गांधी, ये सब के सब कांग्रेस के लीडर थे। तो इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई और ये अमृतसर गए, वहां पे इंक्वायरी वगैरह की। अब आते हैं मुद्दे पे। जो माइकल ओ डावर था वो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब ये घटना हुई थी। तो ये जो जनरल डायर, देखो डायर और डावर में कंफ्यूज मत करना, ये ब्रिगेडियर है, इसने गोली चलाई जनरल डायर ने, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक। तो इसी ने जनरल डायर को ताकत दी थी, परमिशन दी थी। तो जितना रिस्पॉन्सिबल जनरल डायर था उतना ही रिस्पॉन्सिबल माइकल ओ डावर भी था। तो क्या हुआ कि उधम सिंह नाम के एक रिवॉल्यूशनरी ने एक कसम खाई थी कि मैं जलियांवाला बाग में हुई इस ट्रेजेडी का, जो इंडिया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका बदला जरूर लूंगा। तो उधम सिंह जो थे वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, और गदर पार्टी जो है पंजाब में काफी एक्टिव थी। तो उधम सिंह इंस्पायर हो गए गदर पार्टी से, और गदर पार्टी का मानना था कि बिना गोली बंदूक चलाए आजादी नहीं मिलेगी। तो उधम सिंह बदला लेने के लिए लंदन चले गए, और लंदन में 1940 में इन्होंने माइकल ओ डावर को गोली मार के बदला ले लिया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक नाटक देखने के लिए माइकल ओ डावर आया हुआ था, तो वहीं पे उधम सिंह भी पहुंच गए। उन्होंने अपनी जेब से पिस्टल निकाली, माइकल ओ डावर को मारा और जलियांवाला बाग का बदला ले लिया।